और नौजवानों का जो विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर बना है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मुसलमानों का विश्वास कहीं ना कहीं टूटता भाई मैं लालू जी ने अक़लियतों के हक और अधिकार के लिए उनको हर स्तर पर राजनीति में मान सम्मान देने के प्रति एक सीट सर अक़लियतों के हक और अधिकार को देने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया। ये अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार के प्रति उनकी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखती है। कितना अल्पसंख्यक के संगठन तो बनाया गया सर, कितना न्याय मिला अल्पसंख्यकों को? न्याय का जहाँ तक बात है, सबको पता है कि लालू प्रसाद जी ने जो झंझावत झेले हैं, जो कठिनाइयाँ झेली हैं, जो मुसीबतें झेली हैं, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने भाजपा और भाजपा के नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि लालू चाहे जितना भी संकट में हो, चाहे जितना भी मुसीबत में हो, चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ देनी हो, कुर्बानी दे लेगा, लेकिन किसी भी सूरत हाल में उन शक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है। आपके पार्टी के नेता ही चले जा रहे हैं सर जदयू में। भाई व्यक्ति का बात नहीं है, यहाँ पर पूरी पार्टी की बात हो रही है, यहाँ पर नेतृत्व की बात हो रही है। नेतृत्व देखिए, छोटा और बड़ा नेता नहीं होता है, नेता विचारों से होता है, नेता संकल्पों से होता है, और जिसका संकल्प और विचार किसी के यहाँ गिरवी चला जाए वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, अपनी राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर देता है। वो भी तो लालू प्रसाद के विचारधारा से सहमत थे, तभी तो पार्टी में थे। भाई लालू प्रसाद जी के विचारों से जब तक सहमत रहे तब तक वो रहे। जब उनको अपना स्वार्थ नजर आया, जब उनको लगा कि हम स्वार्थ से और कहीं ना कहीं अपने कारणों से अब लालू जी के साथ नहीं रहना, तो वो जा रहे हैं। जाने वाले को कोई रोका है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हज भवन या जो हाजियों को सुविधा प्रदान करने का मामला है, सबको पता है कि लालू प्रसाद जी का ये योगदान है। बीपीएससी के माध्यम से डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ, सीओ बनते थे लालू प्रसाद जी के टाइम में 55-60। अभी कितने बनते हैं? उर्दू के बका के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद जी का जो काम है वो सबको दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, भाई राजनीतिक हिस्सेदारी मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता इस बार लोकसभा में, इस बार विधान परिषद में दो एमएलसी कितने में? राज्यसभा कितने में? 2 एमएलसी कितने में? 4 में 2 दिए, सबको पता है ना। और भाई 2020 में राज्यसभा दिए, 4 में 2 2018 में जिनको राज्यसभा बनाए वो 2024 में समाप्त होने से पहले ही लोकसभा में कितने? भाई सुन लीजिए ना। एजाज अहमद हिस्सेदारी नहीं रखना चाहते। एजाज अहमद ने हमेशा जो अक़लियतों के साथ उनके हक के अफलाह की बात होती है वो नेता के सामने करते रहे और करते रहेंगे। एक बात सबको समझना होगा, अभी लड़ाई बड़ी है और लड़ाई कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सुन लीजिए ना। सीए में क्या समझौता किए, यूसीसी में क्या समझौता कर रहे हैं लालू प्रसाद जी ने? चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनपीआर का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी कीमत पर देश और देश के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं। सीए एनआरसी की बात की सर, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान आप ही के बैनर तले फुलवाई शरीफ में जो प्रोटेस्ट निकाला गया तो उसमें 8-9 लोगों को, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के युवाओं को गोली लगी थी। कहाँ कुछ हो पाया सर? कहाँ आपके नेताओं ने कुछ किया? दिया गया, पाटलिपुत्रा से आप भी आते हैं, सब कुछ दिया गया है। क्या हुआ अभी तक? एक लड़का बच्चा बेचारा बेड पे पड़ा हुआ, जिंदगी बीमार हालात का मामला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो मुआवजे की बात बोल रहे हैं सबको दिया गया है। इस तरह की बात, इस तरह का भ्रम जो लोग फैलाने वाले लोग हैं उनके साथ तो कम से कम दिल पे हाथ रख के बोलिए सर। आप भी पाटलिपुत्रा के रहने वाले हैं, क्या मतलब जो आप बात बोल रहे हैं उसमें कितनी % भाई सच्चाई है? और सिर्फ पॉलिटिकल इमेज को, पॉलिटिकल इमेज का क्या मतलब है? भाई जिस काम के लिए लालू प्रसाद जाने जाते हैं, जिस बात के लिए लालू प्रसाद जाते हैं, उस पर तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं नौकरी और रोजगार जो मिला उसमें अक़लियत के बच्चे नहीं नौकरी पाए क्या? अक़लियतों के बच्चों को उर्दू टीचरों की बहाली हुई कि नहीं हुई? अक़लियत के बच्चे नौकरी भी पाना चाहते हैं सर, अक़लियत के बच्चे राजनीतिक हिस्सेदारी भी। अक़लियत के वालों के घेरे में वो लोग हैं
जो सवालों को खड़ा करवाने के लिए कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करके लोगों के पास। सर अब तो राजद के खेमे से ही बहुत सारे जो माइनॉरिटी के जो नेता कार्यकर्ता थे वो लोग बोल रहे हैं अब दरी नहीं बिछाए। जो सवाल खड़ा करके चले गए वो वहां जाकर के क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कहानी नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट मिलेगा सर, क्या रिस्पेक्ट मिलेगा? हिस्सेदारी जहां मुसलमान का एक भी हिस्सेदारी नहीं है, 405 सीट जहां मुस्लिम मुक्त पूरा कैबिनेट है, केंद्र हो राज्य हो कहीं हो, वहां पर हिस्सेदारी की बात आप कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप मुगालते में रख करके राजनीतिक रूप से मुसलमानों को हाशिए की राजनीति पर पहुंचाना। पाटलिपुत्रा में इस बार मीसा भारती जी जो तेजस्वी जी का संकल्प है, जो लालू जी का संकल्प है, उसको लेकर के आगे बढ़ रही हैं। इस बार वहां से एमआईएम के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी हैं, खड़े हुए हैं और लोग उनके पक्ष में नजर भी आ रहे हैं, खासकर माइनॉरिटी के समाज। उम्मीदवारी नहीं लगता है कि वोट डाइवर्ट होगा? भाई मुसलमान बहुत समझदार है, अक़लियत बहुत समझदार है। अक़लियत को पता है कि हमारी हक और बका की लड़ाई कौन लड़ सकता है। बिहार के सबसे हॉट सीट पाटलिपुत्रा हॉट सीट पर इस बार काफ़ी संघर्षशील मुकाबला देखने में आ रहा है, जहां एक तरफ रामकृपाल यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ बार हार चुकी पाटलिपुत्रा की प्रत्याशी माननीय श्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती हैं, वहीं तीसरे एमआईएम के प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं फारूक रजा उर्फ डब्लू भाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है राजद प्रवक्ता हैं एजाज अहमद और ख़ुद पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के वोटर भी हैं। कैसे देखते हैं सर इस बार जो बताया जा रहा है कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है उम्मीदवारों को? देखिए, इस बार बिहार की जनता, बिहार के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी ने जो नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके लोगों को नौकरी और रोज़गार की राजनीति की ओर प्रेरित किया और नौजवानों का जो विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर बना है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मुसलमानों का विश्वास कहीं ना कहीं टूटता भाई मैं बता रहा हूँ सब कुछ। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया है वो काम दिख रहा है। और जहाँ तक आप मुसलमानों की बात बोल रहे हैं, मुसलमान पूरी तरह से लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करता है। सबको पता है कि लालू जी ने अक़लियतों के हक और अधिकार के लिए उनको हर स्तर पर राजनीति में मान सम्मान देने के प्रति एक सीट सर, भाई सुन लीजिए ना, सीट से ज़्यादा मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। लालू जी ने सबसे पहले बिहार में अक़लियतों के हक और अधिकार को देने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया। ये अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार के प्रति उनकी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखती है। कितना अल्पसंख्यक के संगठन तो बनाया गया सर, कितना न्याय मिला अल्पसंख्यकों को? न्याय का जहाँ तक बात है, सबको पता है कि लालू प्रसाद जी ने जो झंझावत झेले हैं, जो कठिनाइयाँ झेली हैं, जो मुसीबतें झेली हैं, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने भाजपा और भाजपा के नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि लालू चाहे जितना भी संकट में हो, चाहे जितना भी मुसीबत में हो, चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ देनी हो, कुर्बानी दे लेगा, लेकिन किसी भी सूरत हाल में उन शक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है। आपके पार्टी के नेता ही चले जा रहे हैं सर जदयू में। भाई व्यक्ति का बात नहीं है, यहाँ पर पूरी पार्टी की बात हो रही है, यहाँ पर नेतृत्व की बात हो रही है। नेतृत्व देखिए, छोटा और बड़ा नेता नहीं होता है, नेता विचारों से होता है, नेता संकल्पों से होता है। और जिसका संकल्प और विचार किसी के यहाँ गिरवी चला जाए वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर देता है। वो भी तो लालू प्रसाद के विचारधारा से सहमत थे, तभी तो पार्टी में थे। भाई लालू प्रसाद जी के विचारों से जब तक सहमत रहे तब तक वो रहे। जब उनको अपना स्वार्थ नजर आया, जब उनको लगा कि हम स्वार्थ से और कहीं ना कहीं अपने कारणों से अब लालू जी के साथ नहीं रहना, तो वो जा रहे हैं। जाने वाले को कोई रोका है क्या? लेकिन एक बात समझ लीजिए, लालू प्रसाद जी का जो कमिटमेंट है, लालू प्रसाद जी का जो समर्पण है, लालू प्रसाद जी की जो कुर्बानी है, उसको अक़लियत समाज के लोग भी समझते हैं। इसके अंदर वाहिद नेता हैं लालू प्रसाद जी जिसने कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके नीतियों से समझौता नहीं किया, उनकी नीतियों से हाथ नहीं मिलाया, उनकी नीतियों के खिलाफ जाकर के स्पष्ट रूप से जो संदेश दिया, चाहे
लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकना हो, चाहे नरेंद्र मोदी के रथ को भी रोकने की बात हो, उसमें लालू प्रसाद जी हर स्तर पर आगे रहे। आप देखे होंगे सब लोग कहीं ना कहीं समझौता किए, लेकिन लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से जो संदेश देश और देशवासियों को दिया, जो अक़लियत समाज के हक और हुकूक के लिए काम किया, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अलावा उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी। 15 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बीच जो विकास कार्य है उनको पहुंचाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हज भवन या जो हाजियों को सुविधा प्रदान करने का मामला है, सबको पता है कि लालू प्रसाद जी का ये योगदान है। लालू प्रसाद जी के समय में, उस समय भवन निर्माण मंत्री मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे, उनके कार्यकाल में इसका संग बुनियाद रखा गया और उद्घाटन भी होने वाला था। तभी 2005 में सत्ता परिवर्तन हो गया। उद्घाटन करने वाले का नहीं देखा जाता, बुनियाद जिसने रखा और जिस बुनियाद पर पूरा अक़लियतों के हक और अधिकार टिके हुए हैं, उसको सबको समझना चाहिए। उन्होंने उन्होंने उर्दू को जो दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला, उसमें उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट, उर्दू टीचर और उर्दू दां हर विभाग में हो, इसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता विज्ञापन निकाला। बाज़ाब्ता बीपीएससी के माध्यम से डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ, सीओ बनते थे। लालू प्रसाद जी के टाइम में 55, 60। अभी कितने बनते हैं? लालू प्रसाद जी ने जो उर्दू को और उर्दू के जानने वालों को हक दिया, उसको सबको पता है। उर्दू के फलाह के लिए, उर्दू के बका के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद जी का जो काम है वो सबको दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, भाई राजनीतिक हिस्सेदारी मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता इस बार लोकसभा में, इस बार विधान परिषद में दो एमएलसी कितने में, राज्यसभा कितने में, 2 एमएलसी कितने में, 4 में 2 दिए, सबको पता है ना। और भाई 2020 में राज्यसभा दिए, 4 में 2 2018 में जिनको राज्यसभा बनाए, वो 2024 में समाप्त होने से पहले ही लोकसभा में कितने, भाई सुन लीजिए ना एजाज अहमद हिस्सेदारी नहीं रखना चाहते। भाई एजाज अहमद से ज्यादा आपके पास अक़लियत के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का सोच और मादा नहीं है। एजाज अहमद ने हमेशा जो अक़लियतों के साथ उनके हक के और फलाह की बात होती है, वो नेता के सामने करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन एक बात सबको समझना होगा, अभी लड़ाई बड़ी है और लड़ाई कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, लड़ाई बड़ी है और लड़ाई है भारत के आइन को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो समाप्त करने का काम चल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले लोग जो खुद को सेकुलर बताते हैं, वो कैसे समझौता करते हैं, ये आप देख लीजिए ना। पिछले बहुत सीए में क्या समझौता किए, यूसीसी में क्या समझौता कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनपीआर का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी कीमत पर देश और देश के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं। सीए एनआरसी की बात की सर, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान आप ही के बैनर तले फुलवाई शरीफ में जो प्रोटेस्ट निकाला गया, तो उसमें 8-9 लोगों को, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के युवाओं को गोली लगी थी। कहाँ कुछ हो पाया सर? कहाँ आपके नेताओं ने कुछ किया? दिया गया, पाटलिपुत्रा से आप भी आते हैं, सब कुछ दिया गया है। क्या हुआ? अभी तक एक लड़का बच्चा बेचारा बेड पे पड़ा हुआ, जिंदगी बीमार हालात का मामला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो मुआवजे की बात बोल रहे हैं, सबको दिया गया है। हंजला को भी दिया गया और लोगों को भी दिया गया, सब पता कर लीजिए। इस तरह की बात, इस तरह का भ्रम जो लोग फैलाने वाले लोग हैं, उनके साथ तो कम से कम दिल पे हाथ रख के बोलिए सर, आप भी पाटलिपुत्रा के रहने वाले हैं। क्या मतलब जो आप बात बोल रहे हैं उसमें कितनी % है? भाई सच्चाई है
कि सिर्फ पॉलिटिकल इमेज को, पॉलिटिकल इमेज का क्या मतलब है भाई? जिस काम के लिए लालू प्रसाद जाने जाते हैं, जिस बात के लिए लालू प्रसाद जाते हैं, उस पर तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता है। लालू प्रसाद जी हमेशा अक़लियत और अक़लियतों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़े हैं। अक़लियतों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होता है तो सबसे पहले अगर कोई लीडर नज़र आता है तो उसका नाम लालू प्रसाद है, और तेजस्वी जी उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं नौकरी और रोज़गार जो मिला उसमें अक़लियत के बच्चे नहीं नौकरी पाए क्या? अक़लियतों के बच्चों को उर्दू टीचरों की बहाली हुई कि नहीं हुई? अक़लियत के बच्चे नौकरी भी पाना चाहते हैं सर, अक़लियत के बच्चे राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहते हैं। अक़लियत के बच्चे को आप लोग कहीं ना कहीं, जो आज का भाजपा है वो चाहता है फूट डालो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी 405 सीटों पर चुनाव मैदान में अब तक उम्मीदवार दिया, पूरा अल्पसंख्यक विहीन है, एक भी मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम मुक्त राजनीति को आधार देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम मुक्त राजनीति में समझौता करने वाली जनता दल यू के नेता बताएं कि अक़लियतों के लिए वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले 2 मुस्लिम कैबिनेट मंत्री थे, हमारे टाइम में 5 मुस्लिम कैबिनेट मंत्री थे, अभी 1 मुस्लिम कैबिनेट मंत्री हैं। आपने 1 टिकट दिया, पहले 3 टिकट मिलते थे एनडीए से, क्या कारण है? ये भी तो पूछ लीजिए सवाल। सवालों के घेरे में वो लोग हैं जो सवालों को खड़ा करवाने के लिए कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करके लोगों के पास। सर अब तो राजद के खेमे से ही बहुत सारे जो माइनॉरिटी के जो नेता कार्यकर्ता थे वो लोग बोल रहे हैं अब दरी नहीं बिछाए। जो सवाल खड़ा करके चले गए वो वहां जाकर के क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कहानी नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट मिलेगा सर, क्या रिस्पेक्ट मिलेगा? हिस्सेदारी जहां मुसलमान का एक भी हिस्सेदारी नहीं है। 405 सीट जहां मुस्लिम मुक्त पूरा कैबिनेट है, केंद्र हो राज्य हो कहीं हो, वहाँ पर हिस्सेदारी की बात आप कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप मुगालते में रख करके राजनीतिक रूप से मुसलमानों को हाशिए की राजनीति पर पहुंचाना चाहते हैं। पाटलिपुत्रा पे बात करेंगे भाई, पाटलिपुत्रा की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। पाटलिपुत्रा में इस बार मीसा भारती जी, जो तेजस्वी जी का संकल्प है, जो लालू जी का संकल्प है, उसको लेकर के आगे बढ़ रही हैं। इस बार वहां से एमआईएम के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी हैं, खड़े हुए हैं और लोग उनके पक्ष में नजर भी आ रहे हैं, खासकर माइनॉरिटी के समाज। उम्मीदवारी देना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उससे कोई इनकार नहीं है। नहीं लगता है कि वोट डाइवर्ट होगा? भाई मुसलमान बहुत समझदार है, अक़लियत बहुत समझदार है। अक़लियत को पता है कि हमारी हक और बका की लड़ाई कौन लड़ सकता है, हमारे लिए कुर्बानी किसने दिया है, हमारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी किसी ने अगर करने का काम किया है तो उसके खिलाफ खड़े होने का काम किसने किया। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको अगर हम मजबूत बनाएंगे तभी जाकर के समाज और समाज के बीच में हमारी पूछ रहेगी। मीसा भारती इस बार कंप्लीट जीत रही है। मीसा भारती इस कारणों से जीत रही हैं कि जो इससे पहले 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं ना, वो अक़लियतों के साथ किस तरह का बर्ताव किए हैं और अक़लियतों के लिए क्या सोच रहा है उनका, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता और जनता के बीच में वो नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब जनता हमारे साथ नहीं खड़ी है। इसीलिए आप देखते होंगे कि वो उन लोगों के बीच नहीं जाते हैं जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये उन्हीं के बीच जाते हैं जो समाज के कहीं ना कहीं राजनीति को उनके हिसाब से प्रभावित करके उनको राजनीति में स्थापित करने का काम करना चाहते हैं। लेकिन उनकी भी समझ और उनकी सोच को पाटलिपुत्रा की जनता, बिहार की जनता, पटना की जनता जान चुकी है और उनको इस बार वैसा सबक सिखाएगी कि उनको भी याद रहेगा। चलिए, हमारे साथ में राजद प्रवक्ता एजाज अहमद है, जिन्होंने बताया कि अगर अधिकार, हक अधिकार की बात करें तो किसने अधिकार दिया है, किसने किसको हक दिया है। राजनीति की बात करें तो राजनीति में हक और अधिकार कितना मिला है, ये शायद सारे लोगों को पता है कि लालू प्रसाद यादव की जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं आज उस विचारधारा पे शायद राजद परिवार या फिर जो भी लोग हैं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तबका, एक जो माइनॉरिटी समाज है, कहीं ना कहीं उसमें एक आक्रोश है। इस बार पाटलिपुत्रा लोकसभा में देखना होगा कि किसकी जीत होती है। मीसा भारती तीसरी बार खड़ी तो हुई है मगर जीत पाती है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।